Yes, जय now we can hear जिनेंद्र, you. सब कैसे हैं? Thank you so much for giving me the opportunity to come here and speak and communicate with everyone. So today's topic is art of communication. और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि हम जितना भी इसके बारे में पढ़ें, जितना भी हम इसके बारे में समझें, वो कम है. इनफैक्ट दिस इज द टॉपिक विद मोस्ट नंबर ऑफ थ्योरीज. हर कोर्स में इसका एक सब्जेक्ट होता ही होता है, हर जगह इसका डिस्कशन होता ही होता है, सब जने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुनते हैं, लेकिन ये वो टॉपिक है जिसपे सबसे ज्यादा डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं. पर इस टॉपिक यानी कि कम्युनिकेशन, यानी कि हमारी भाषा, यानी कि हमारे शब्द, यानी कि हम कैसे बात करते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट क्यों है? Why is it so important? Now it is important because after breathing यानी कि सांस लेने के बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इंसान ह्यूमंस करते हैं वो है आपस में बातचीत करना, एक दूसरे से रिलेशनशिप्स मेंटेन करना. और वो कोर्डियल या अच्छे तभी हो सकते हैं जब हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारे शब्द इतने अच्छे हों कि वो सामने वाले का दिल खुश करे, ना कि उनको जरा सा भी पिंच कर दें. सो कम्युनिकेशन में आज के सेशन में हम पिक करेंगे हाउ टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद एवरीबॉडी वी मीट इन आवर लाइफ. एक छोटा सा एग्जाम्पल हम सबकी लाइफ में से स्टार्ट करेंगे कि जैसे हम कहीं जाते हैं पार्टी में या कभी भी किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, तो हमें देखने, वैसे साइंटिफिक थ्योरी है कि विद इन 3 सेकेंड्स सामने वाला हमारे बारे में हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बना लेता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज देख के, हम कैसे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, ये सब देख के. पर कई बार हम सबके साथ हुआ होगा कि जब दूसरी तीसरी बार हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा होगा कि आप तो बहुत डिफरेंट हो, हमने तो आपको कुछ और ही समझ लिया था, और आपसे बात करी तो आप एकदम डिफरेंट लगते हो, और एकदम मैंने तो सोचा ही नहीं था आप इतने अच्छे हो, फ्रेंडली हो, हमने तो कुछ और ही सोचा था. हुआ है सबके साथ? चैट बॉक्स में सब लिखेंगे क्या आप लोगों के साथ भी ये हुआ है? मतलब डिस्ट्रप्शन इन कम्युनिकेशन, हमारा मैसेज प्रॉपरली या हमारा फर्स्ट इंप्रेशन प्रॉपरली नहीं गया है. जी, ये हम एवरी डे में फील करते हैं. तो क्यों, हम कैसे इस डिस्ट्रप्शन, जो गलत हमारा इमेज जा रहा है, उसको हम कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे बेटर करें? एक एनेक्डोट से स्टार्ट करूंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है. 1960 की बात है. 1960 में जैसे अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहे हैं, उसी तरह अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे. और दो जो कैंडिडेट्स थे, उनका नाम था निक्सन और दूसरे का नाम था जॉन एफ कैनेडी. जॉन एफ कैनेडी बड़े यंग कंटेस्टेंट थे, निक्सन बहुत ही मंझे हुए पॉलिटिशियन थे. तो पूरे देश में लहर थी कि प्रेसिडेंट तो निक्सन ही बनेंगे, क्योंकि उस टाइम रेडियो चलता था, जो वो सुनते थे वही समझते थे. पर 1960 में क्या हुआ कि टीवी फर्स्ट टाइम आया. अब टीवी आया तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट है वो टीवी पे हुई, और जब पूरे अमेरिका ने देखा जॉन एफ कैनेडी को, उनकी बात करने के तरीके को, उनके शब्दों के चयन को, उनके करिश्मा को, तो आप मानिए आज हिस्ट्री हम जानते हैं कि उस इलेक्शन में पूरी लहर चेंज हो गई और जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बन गए. पर ये इम्पोर्टेंट इसलिए कि जब अच्छा कम्युनिकेशन आपको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना सकता है, तो सोचिए वो हमारे लिए क्या क्या कर सकता है. पर हमें प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं बनना है, हमें प्रेसिडेंट ऑफ एवरीवन्स हार्ट बनना है. और इसीलिए आज हम आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन को डीपली समझेंगे. सो लेट्स गो ऑन कि एक आपको एक थ्योरी मैं आज देना चाहूंगी कि एक एल्बर्ट मेहराबियन है जिन्होंने पूरी लाइफ कम्युनिकेशन पे रिसर्च किया है, और उनके हिसाब से जो बात शब्दों में कही जाती है, जो शब्द है वो हमारी पूरी बात का सिर्फ 7% मैटर करते हैं. जो हमारी बोलने की टोन है, किस तरह से हम उस बात को कह रहे हैं, वो 38% मैटर करता है. और हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, यानी कि हमारे हाव भाव और बोलने के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो 55% मैटर करता है. और अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात सामने वाले को सुपर तरीके से, सटीक तरीके से समझ में आए, तो आपकी ये तीनों चीजें, यानी कि आपके शब्द, आपकी टोन और आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी अलाइंड होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि आप जो कह रहे हैं वो 100% सही है और सामने वाले को समझ में आए. ये है एक थ्योरी, एक रिसर्च. तो आज हम बात करेंगे हमारी वर्ड्स, टोन्स, बॉडी लैंग्वेज एंड हाउ टू मेक देम अलाइंड, एक जैसा, एक साथ. जब साथ में ये एक ही मैसेज देंगे तो वो मैसेज आपका बहुत अच्छे से जाएगा. अब जैसे किसी को आपको बोलना है कि आपने मिठाई
बहुत अच्छी बनाई है। अब यही आप शब्द तो यही है, लेकिन अगर हम बोलें कि हाँ अच्छी बनी है तुम्हारी मिठाई, तो लगेगा कि मन पूरा नहीं है आपका अच्छा बोलने का। और यही अगर आपकी टोन भी ऐसी स्लो सी होगी तो मजा नहीं आएगा बात बोलने का। तो अगर आप बोलेंगे आपने बहुत अच्छी मिठाई बनाई है, तो उस सामने वाले को लगेगा उसके एक्सप्रेशंस भी अच्छे हैं, उसकी टोन भी अच्छी है, उसकी बात भी अच्छी है, तो 100% लगेगा कि नहीं, ये जेन्युइनली हमको अच्छा बोलना चाह रहे हैं। So इसलिए communication is always the total of what you speak. Now understand the first rule of communication. जो first rule है वो ये है कि आपको अगर सामने वाले को अपनी बात को समझाना है तो सबसे पहले you have to sell yourself. Now what is selling yourself? अगर सामने वाले को आप पसंद आ गए तो आपकी कही हुई हर बात उसको अच्छी लगेगी। यानी कि अगर आपने अपने आप को सेल कर लिया तो आपकी बोली गई हर बात उसके गले में उतरेगी। जैसे कि हम महाराज साहब के पास जाते हैं, सामने वाले को लगना चाहिए कि आप उनके हितकारी है और उनके हित की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है महाराज साहब हमारे हितकारी हैं और हमारे लिए अच्छा ही बोलेंगे, तो वो जो भी बात बोलते हैं हमारे अंदर उतर जाती है, हमें लगता है नहीं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं वो। इसीलिए सबसे पहले अपनी भावना को दूसरे के प्रति हितकारी बनाइए। अगर आप उसके हित का सोचेंगे, उसका अच्छा सोचेंगे, तो आपकी वाइब्स जो है वो इतनी अच्छी जाएंगी कि सामने वाला आपकी बात को अच्छे से समझेगा। तो प्लीज पहले खुद का अवलोकन करें कि कहीं मैं उसके हित की ही बात बोलने वाली हूँ, और उसको भी ऐसा फील कराएं कि आप उसके हितकारी हैं, और फिर आप जो बात बोलेंगे वो उनके गले में सीधे उनके अंदर जाएगी, उनके अंदर उतर जाएगी। So this is my rule number 1. Now let's start. Now I'm going to talk about 5 main फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि 5 फीचर्स जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के होते हैं और जो आपको फॉलो करने हैं। कोई भी अच्छा कम्युनिकेशन की ये 5 फीचर्स जरूर होंगे एक अच्छे कम्युनिकेशन में। सबसे पहले वो मीनिंग बेस्ड होना चाहिए, यानी कि उस बात को करने का कोई मतलब होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। उस बात खाली मीनिंगलेस बात करेंगे तो आपकी बात हल्की हो जाएगी। तो हमेशा कोशिश करें कि बात जो भी करें वो किसी मीनिंग से करें, कोई मकसद होना चाहिए कि भाई मैं चाहती हूँ ये बात हो, ये इस बात से ये फायदा हो, इसीलिए आप वो बात कर रहे हैं। जैसे किसी की गॉसिप करना या इधर उधर की बातें करना, ये मीनिंगलेस बातें होती है और इससे आपके पर्सनालिटी को भी हल्के में लिया जाता है। इसलिए कभी अपने मुंह से छोटी बात ना निकालें, हमेशा मकसद वाली बात निकालें। सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी कन्वेंशनल। एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है जो कन्वेंशनल होता है, और कन्वेंशनल का मतलब है उस तरीके से बात करें जिससे सामने वाले को समझ में आए। यानी कि हम अगर किसी होटल में जाते हैं और हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं वो बड़े फर्राटे की इंग्लिश में उन लोगों से बात कर रहे होते हैं, वेटर्स से, सबसे, और उनको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है वो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो बड़ा डिस्ट्रप्शन होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप सामने वाले की स्टाइल में बात करें ताकि उसको लगे कि आप उसके जैसे हैं और आप उसके जैसा बात करना चाहते हैं। अब जैसे आप महाराज साहब को ही मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन के। बड़े से बड़े ज्ञानी उनके पास आते हैं तो वो ज्ञान की बात, उनके लेवल की बात करते हैं। छोटे बच्चे उनके पास आते हैं तो वो उनके लेवल की बात कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें। हम जैसे यंगस्टर्स उनके पास जाते हैं तो वो हमसे थोड़ा इंग्लिश में वर्ड्स डाल के और ऐसे बात करते हैं, तो हमें भी लगता है नहीं वो हमारे जैसे हैं, वो हमें समझ सकते हैं, इसलिए हम उनकी बात जल्दी से समझ लेते हैं। यानी कि वो बहुत ही कन्वेंशनल तरीके से जो सामने वाले को समझ में आए उस तरह से बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अप्रोप्रिएट। नाउ अप्रोप्रिएट होता है टाइमिंग। आप जो अपनी बात कह रहे हैं उसको बोलने का एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है। यानी कि मान लीजिए एक सासू जी हैं और एक बहू है और आपको उनको कुछ बात समझानी है, इधर वे दोनों में से किसी को भी। यही बात अगर आप सबके सामने बोलेंगे तो सामने वाला आपकी बात सुनने की जगह सबसे पहले ये ऑफेंड लेगा कि आपने मुझे सबके सामने इंसल्ट करने की कोशिश की। इसीलिए अप्रोप्रिएटनेस इसलिए जरूरी है कि आप ध्यान दें कि अगर आपको कुछ ऐसी बात बोलनी है जो सबके सामने नहीं बोलनी चाहिए तो अप्रोप्रिएट टाइम चूज करें, जब सामने वाला अकेले में आप उससे बात करें, उनको समझाएं। और तब मतलब जब गर्म बात होती है ना, तब उस पे एकदम से आप अगर लोहे पे हथौड़ा मारेंगे तो बड़ा डेंट पड़ सकता है। तो ध्यान दीजिए, अप्रोप्रिएटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बात थोड़ी शांत हो जाए तब वो बात करेंगे तो बहुत इफेक्टिव रहेगी। फोर्थ पॉइंट, इंटरैक्शनल। आप ध्यान दें कि एक कोई भी कम्युनिकेशन वन वे हो ही नहीं सकता है। हमेशा हर कम्युनिकेशन में एक श्रोता होता है और एक वक्ता होता है, और ये दोनों जब होते हैं तो वो बात पूरी इफेक्टिव होती है। और इंटरैक्शनल मतलब अगर मैं बोल रही हूँ और आपसे जवाब मिल रहे हैं तो समझ लीजिए हमारा कम्युनिकेशन काफी सक्सेसफुल हो रहा है। और खाली मैं बोले जा रही हूँ और सामने मुझे पता ही नहीं है कि कौन क्या सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, तो this is not interactional, right? And next point is it is structured.
हर अच्छा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर्ड होता है। अपनी बात बोलने से पहले अपने दिमाग में सेट करें कि आपको बात बोलनी क्या है। इसी सेमिनार का एग्जांपल ले लीजिए, मुझे ये बातें तो सारी आती हैं, लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं लिखती या इसको समझती नहीं कि मुझे आप लोगों को किस तरह से समझाना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कौन सी बात कहाँ पे आनी चाहिए, तो ये बात इफेक्टिव नहीं हो सकती। कभी कुछ बात करें, कभी कुछ बात करें, कभी कुछ बात करें, तो उस बात का कभी आपके अंदर वो आपकी बात की इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। इसलिए स्ट्रक्चर बनाइए, आप किस तरह से क्या बात करना चाहेंगे, पहले क्या बोलना चाहेंगे और बाद में इस बात को कैसे एंड करना चाहेंगे, तो स्ट्रक्चर टॉक इफेक्टिव बहुत ज्यादा रहता है। तो ये 5 फीचर्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। और अब आगे बढ़ते हैं गोल्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। हमारे कम्युनिकेशन का क्या गोल होना चाहिए? 2 गोल होने चाहिए। सबसे पहली बात कि हमारा जो भी मैसेज है वो सामने वाले को समझ आ जाए, जो भी हम बात बोलना चाह रहे हैं वो सामने वाले को समझ आ जाए। और दूसरी बात कि जो भी बात हम बोलना चाह रहे हैं उसका जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए, यानी कि जो उसका इफेक्ट है वो जरूर हमें दिखना चाहिए और पूरा होना चाहिए। ये 2 अगर गोल आपके कंप्लीट हो रहे हैं तो आपकी बात बोलना सक्सेसफुल है, आप सक्सेसफुल हैं अपनी बात को सामने वाले तक कन्वे करने के लिए। और इसका एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बिफोर, बात बोलने से पहले स्ट्रक्चर बनाना, सोचे कि क्या बात करने वाले हैं आप। फिर व्हाट टू स्पीक, यानी कि क्या बोलेंगे उनको। हाउ टू स्पीक, क्या शब्दों का चयन होगा, क्या हमारी टोन होगी, कैसे हमको बात बोलनी है। थर्ड पॉइंट, कहाँ बोलनी है, वेयर टू स्पीक। और लास्ट पॉइंट है आफ्टर यू हैव स्पोकन, या बात आप कर चुके हैं तो सोचिए कि इस बात को क्या आप बेटर कर सकते थे, या फिर सामने वाले से पूछिए कि आपको मेरी बात समझ में आ गई और उसका एक अच्छा फीडबैक लीजिए, और तब आपका ये पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। तो आप ध्यान दीजिए, अभी तक मैंने जो भी बात की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है फीडबैक आना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं तो भी उनको फीडबैक दीजिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो भी उनका फीडबैक लीजिए, तभी साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। अगर आपकी मदर ने आपको कोई काम कहा है कि आप ये काम कर दीजिए और आप उनको कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या कंप्लीट है? उनको लगेगा आपने सुना नहीं सुना, करोगे नहीं करोगे। लेकिन इसी जगह अगर आपने बोल दिया अच्छा ठीक है मम्मी मैं कर दूंगी, या मैं अभी कुछ और काम कर रही हूँ फिर कर दूंगी, तो उससे क्या हुआ, बात कंप्लीट हो गई, आप आधी अधूरी बात नहीं छोड़ रहे हैं। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल कम्युनिकेशन के 2 सबसे इंपॉर्टेंट तरीके हैं, और वो हैं फर्स्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी कि जब हम आपस में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, और दूसरा है व्हाट्सएप, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम्युनिकेशन। हम वैसे मेन बात जो करेंगे वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन की करेंगे, पर व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा एटिकेट्स होते हैं, कुछ व्हाट्सएप एटिकेट्स कहलाए जाते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि बहुत जरूरी है। हमारे सबके हाथ में फोन्स तो आ गए हैं, व्हाट्सएप तो आ गए हैं, पर उनको यूज करने का सही तरीका हम सबको आना बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ध्यान दें कि व्हाट्सएप पे आप किसी भी ग्रुप का हिस्सा हैं या आप कोई भी ग्रुप बनाते हैं, तो सबसे पहले अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा है तो आप ये ध्यान रखिए कि आप उस ग्रुप की गरिमा को बनाए रखें, महिमा को बनाए रखें। वो ग्रुप जिस एम से बनाया गया है उस एम के अलावा अपने पर्सनल मैसेजेस, फॉरवर्ड मैसेजेस कुछ भी पास ऑन मत करें। इससे क्या होगा कि अगर आप इधर उधर के मैसेज पास ऑन करते हैं किसी ऐसे ग्रुप में, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं युवती मंडल का ग्रुप है, तो कई बार क्या होता है कि उस ग्रुप का क्या उद्देश्य कुछ और होता है, किस लिए हम मिले होते हैं, पर आप पर्सनल मैसेजेस भेज के हम क्या करते हैं, उस ग्रुप के क्यों एनवायरनमेंट को हम खराब करते हैं। तो क्या होता है, कई बार मैनेजमेंट में जो होते हैं उनको आपको पर्सनली फोन करके बोलना पड़ता है कि प्लीज आप ऐसे मैसेजेस मत डालिए। तो ये ध्यान दीजिए, हम खुद ही ऐसा काम क्यों करें कि सामने वाले को हमें मना करना पड़े। इससे हमारा भी बड़ा खराब इंप्रेशन पड़ता है कि हमें इतनी भी समझ नहीं है। तो हमें ये ध्यान देना है कि किसी भी ग्रुप में हम इधर उधर की फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं डालें, जैसा जिस चीज के लिए वो ग्रुप बना है उसमें ही उसके हिसाब से ही रहे। दूसरा, किसी भी ग्रुप में, अपने ग्रुप में किसी को इनवाइट करने से पहले या डालने से पहले प्लीज उनकी परमिशन ले कि मैं आपको इसमें डालना चाह रही हूँ, नहीं तो आपकी बात बड़ी हल्की लगेगी कि आप किसी को भी डालते हैं और वो छोड़ देते हैं ग्रुप, आप डालते हैं वो छोड़ देते हैं। तो प्लीज
परमिशन लेना बहुत जरूरी है दूसरों का, किसी भी चीज को किसी भी कम्युनिकेशन को चालू करने से पहले। और तीसरी चीज, टाइमिंग का बहुत ध्यान रखें। आपको अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है तो लेट नाइट मैसेजेस करना अवॉइड करें, क्योंकि सब जनों का एक पर्सनल टाइम होता है, उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो व्हाट्सएप पे हमेशा ध्यान रखें कि किसी से भी बात करने से पहले प्लीज पूछ लें, इज इट द राइट टाइम टू टॉक, क्या ये सही समय है बात करने का, आपके पास टाइम है। कुछ बहुत ज्यादा अर्जेंट हो तो प्लीज सॉरी बोले कि सॉरी मुझे इतना लेट मैसेज करना पड़ रहा है, पर थोड़ा अर्जेंट था, समझ रहे। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत निखारेंगे और सामने वाले को लगेगा कि आप दूसरों के बारे में कितना सोचते हैं, कितना कंसिडरेट हैं। और ये बेसिक एटिकेट्स आपको व्हाट्सएप कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करेंगे बेटर कम्युनिकेशन के अंदर। अब चलते हैं फेस टू फेस कम्युनिकेशन की ओर। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन में हमने जैसे पहले बात की, दो तरह की पार्टीज होती हैं। एक होता है श्रोता, यानी कि पहले होते हैं वक्ता यानी कि इफेक्टिव स्पीकर, और दूसरे होते हैं श्रोता यानी कि एक्टिव लिसनर। ये दो जने मिलकर बनाते हैं एक अच्छा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम दोनों की बात करेंगे कि हमें अच्छे इफेक्टिव स्पीकर कैसे बने और हम अच्छे एक्टिव लिसनर कैसे बने, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। आजकल सब बोलते हैं लेकिन सुनना कोई नहीं चाहता, तो एक्टिव लिसनर बनना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम सामने वाले को बता सके कि नहीं, आपकी बात हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के। तो सामने वाले को लगेगा मेरी रिस्पेक्ट हो रही है। हर जगह आप देखिए कम्युनिकेशन में पूरा खेल रिस्पेक्ट का है और कुछ भी नहीं है। तो हमेशा जो भी हम कम्युनिकेशन की बात करें वो सामने वाले को बेटर फील कराने की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्टिव स्पीकर कैसे बने, 5 पॉइंट्स हैं इसके अंदर। और फर्स्ट पॉइंट है बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। अब जो कि हम पूरे टाइम बात कर ही रहे हैं, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में हमारे मुंह से कोई ऐसा शब्द नहीं निकले जो सामने वाले को नीचा दिखाए या किसी प्रकार का हर्ट करे, पिंच करे। ऐसा कोई शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए। रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी। जैसे महासती जी, भाग्य प्रभा जी महाराज साहब ने कहा है कि मन चाहा बोलोगे तो अनचाहा सुनोगे, यानी कि कुछ भी अपने मन से बोलोगे तो डेफिनेटली कुछ भी उल्टा सुनने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, रिस्पेक्ट देंगे रिस्पेक्ट मिलेगी। तो बहुत ज्यादा जरूरी है रिस्पेक्ट देना। बात करते समय शब्दों के चयन में, टोन में, कोई बात अगर 19-21 आपको कहनी भी है तो उसका तरीका सोचें। ये नहीं कि मैं तो बहुत ओपन हूँ, मैं तो बहुत सटीक बोलती हूँ तो मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ। नहीं, हो सकता है सामने वाले की परिस्थिति या उसका इमोशनल जो उस टाइम है, वो जिस इमोशनल स्टेट में वो उस चीज को इतना सटीक नहीं ले पाए और आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहे, इनफैक्ट आपको ही गलत समझ ले, बात को छोड़िए आपको गलत समझ ले। तो इसीलिए हमें रिस्पेक्ट देना और हमारे को सोच के बोलना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, पर्सनल स्पेस। ये बहुत ही फिजिकल एस्पेक्ट है, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिले तो कोशिश करें कि कम से कम 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस आप सामने वाले से रखें। हम खुद ने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि हम कहीं खड़े हैं और एकदम से कोई हमसे मिलने आ रहा है और एकदम से हमारे फेस पे आ जाते हैं और बहुत पास हमारे आ जाते हैं, तो वो हमें बहुत ही डिस्टर्बिंग लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है। तो हमेशा पर्सनल डिस्टेंस बना के रखें। हर जने की एक पर्सनल एक एरिया होता है, ऑरा होता है, उस ऑरा में जल्दी से हमें एंटर नहीं करना है। कोशिश ये करनी है कि थोड़ा दूर से बात करें, और जैसे जैसे हमारी दोस्ती या फ्रेंडशिप बढ़ जाए या फिर हमारा रिलेशन थोड़ा चेंज हो जाए तो डेफिनेटली आप आसपास में रह आसपास बात कर सकते हैं, पर शुरू में किसी से भी मिले तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें ताकि सामने वाले को अनकंफर्टेबल ना लगे। थर्ड पॉइंट, चूज योर वर्ड्स वाइजली। शब्दों का चयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह के जजमेंटल शब्द या एक्यूजेटरी, किसी पे इल्जाम लगाने वाले शब्द या क्रिटिसाइज करने वाले शब्द या ब्लेम करने वाले के शब्द कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुमने ऐसा किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं हमें बोलना है। क्योंकि हमारे शब्दों से ही तो हमारे कर्म बंद हो रहे हैं। आपको पता होगा जब हम 18 पापों की बात करते हैं, 18 पाप स्थान तो हम सबको आते होंगे, 18 पापों में से 6 पाप बोली और भाषा के हैं, यानी कि हमारे बोलने से, हमारे शब्द से 6 तरह के पाप लगते हैं। और इसी को ध्यान रख के अगर हम बोलें तो हम 6 तरह के पापों से स्ट्रेट अवे बच सकते हैं। वो 6 पाप है हमारे मृषावाद, माया मृषावाद, पैशून्य, अभ्याकांड, कलह, पर परिवाद। ये सब
बोली के, कम्युनिकेशन के पाप है। तो ध्यान दीजिए हमारे शब्दों पे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं निकल रहा है मेरे मुंह से, और बोलने से पहले बिल्कुल सतर्क रहिए कि गलत शब्द बिल्कुल नहीं निकलने चाहिए हमारे मुंह से। ओके, सो दिस इज अबाउट वर्ड्स। और एक बहुत ही एवरीडे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। लड़कियों के लिए हमेशा बोला जाता है कि लड़कियां पराए घर की होती हैं, और एक तरीका ये है बोलने का कि लड़कियां पराए घर की होती हैं, लेकिन एक और तरीका है इस बात को बोलने का कि लड़की दो घरों को दिपाती है। तो दोनों में बात आप एक बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का तरीका देखिए कितना डिफरेंस है कि एक में आप लड़की को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो दोनों घरों को दिपाए, और एक में आप उसको बता रहे हैं कि शायद आप इस घर की भी नहीं हो, और आप उस घर की भी नहीं हो। तो शब्दों का चयन बहुत ब्यूटीफुली होना चाहिए ताकि आपकी बात बहुत सुंदर लगे और दिल खुश करने वाली हो। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव नोट एज एन आंसर। यानी कि हमसे कभी कोई बात पूछे या कोई बात, जनरली हमारे जैसे आप लोग पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, माना कि आप उस बात को कभी अग्री नहीं करेंगे और आप नहीं चाहते उस बात को मानना, लेकिन अगर आपने शुरू में ना बोल दिया, स्ट्रेट अवे ना बोल दिया, या ना से आपने शुरू किया, तो आपके बच्चों को या जो भी आपसे कुछ पूछ रहे हैं उनको लगेगा कि आपने उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया, आपने उनकी बात सुनी नहीं, समझी नहीं। तो हमेशा अपनी बात को ऐसे स्टार्ट करो कि ओके, मेरे को आई अंडरस्टैंड तुम्हारा मन होगा जाने का, पर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारे घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है, या हमारा कल्चर ऐसा नहीं है, या मुझे ऐसा लगता है इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करके उनको कुछ सोल्यूशन दीजिए, उस बात को करने का अलग ढंग दीजिए। पर मना डायरेक्ट करने से क्या होगा, अगली बार वो आपसे कम्युनिकेट करने में ही कतराएंगे। तो हमेशा अपनी बात को नो से स्टार्ट नहीं करें, समझ के, सुन के, स्माइल से स्टार्ट करें, तो वो बात सामने वाले को लगेगा कि मेरी बात सुनी गई है। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि ना से शुरू नहीं करना है। हमारे भगवान महावीर स्वामी का इतना बड़ा एग्जाम्पल है। आपको मालूम होगा जो गौतम स्वामी थे वो एक विद्वान थे अपने दीक्षा से पहले, और वो विद्वान जो थे जब वो आए महावीर स्वामी जी से किसी बात पे आर्ग्यूमेंट करने, लड़ने, और उनको मतलब उनको अपने ज्ञान पे ऐसा था कि मैं इनसे ज्ञान चर्चा करेंगे, डिसएग्रीमेंट्स थे उनको बहुत, तो वो लड़ने आए। तो जैसे ही वो आए तो महावीर स्वामी जी ने क्या किया, उन्होंने बहुत ही अच्छी स्माइल दी और कहा, उनका नाम लेके कहा कि जो तुम कह रहे हो वो गलत नहीं है, लेकिन तुमने इसको जो समझा है, जो तुमने समझा है वो सही नहीं समझा है। बात तो तुम सही कह रहे हो। यानी कि उनको भी बड़े प्यार से उन्होंने समझाया कि उनको बात कैसे संभालनी है। एकदम से ये नहीं कहा कि तुम बिल्कुल गलत हो, उन्होंने कहा तुमने समझा गलत है। तो और आज हम सब जानते हैं कि गौतम स्वामी और भगवान महावीर स्वामी का क्या रिश्ता रहा है, उन्होंने कैसे रिश्तों को चेंज किया है। तो ये बहुत ही सीखने की बात है हमारे लिए भी कि कैसे चीजों को हैंडल करना है कम्युनिकेशन के थ्रू। एंड नाउ माय लास्ट पॉइंट, कीप लुकिंग एट लिसनर्स फॉर बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, तो इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपनी अपनी विंडोज खोल दीजिए, वीडियो चालू कर लीजिए, मैं भी अपने लिसनर्स को देखूं कि वो सुन रहे हैं कि नहीं मुझे, या मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है या नहीं, क्योंकि मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू आंटी। सो अब क्या जरूरी है कि हाँ, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आप अगर बोल रहे हैं तो सामने वाले को जरूर देखें कि वो आपको सुनना चाह रहे हैं कि नहीं। कई बार क्या होता है, कोई जल्दी में होते हैं, सामने वाले के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन हमें अपनी बात कहनी होती है, तो हम उनको लेके बैठ जाते हैं। अब उनका ध्यान इधर उधर है, वो हमसे सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, पर हम बोले जा रहे हैं। तो प्लीज सामने वाले को देखिए कि अगर उनको कोई दूसरा काम है या वो बिजी है तो अपनी बात ना बोलें। अगर आपको लगता है कि आपकी बात वो सुनना ही नहीं चाहते, तो प्लीज अपनी एनर्जी उस चीज में वेस्ट ना करें, क्योंकि वो नेगेटिविटी को क्रिएट करेंगी। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़ते रहें। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम आगम भी पढ़ते हैं हमारे हिसाब से, तो जब तक हम नहीं पूछते कि भगवान आपने 5वां अध्ययन पढ़ा दिया, आप 6ठा अध्ययन भी फरमाए, तब तक महाराज साहब हमें फरमाएंगे नहीं। तो हमें पूछना पड़ेगा, हमें अगर उनसे कुछ सीखना है तो। इसलिए बिना पूछे अपनी राय, अपनी ओपिनियन बिल्कुल ना दें। अगर कोई आपसे पूछ रहा है, आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है आपकी बात सुनने में, तो ही अपनी बात बोले, तभी आपकी बात का अच्छा इफेक्ट भी पड़ेगा। ओके, सो बिना बात के सिर्फ जहाँ साइलेंट रह सकते हैं वहां रह जाइए। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो मत बोलिए। दूसरे को, जो हमारा जो श्रोता है, उसको देखते रहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते रहिए। तो ये थी इफेक्टिव स्पीकर की 5 बातें। अब चलते हैं एक्टिव लिसनर की तरफ। तो मेरे एक्टिव लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं? अब हम एक्टिव लिसनर की बात करने वाले हैं। प्लीज अपने मैसेज बॉक्स पे टाइप कर दीजिए, हम सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग। हमारी बातचीत चलती रहेगी तो ग्रेट।
We already have amazing listeners with us, and now I'm going to give you 5 points on how to be amazing listener, एक्टिव लिसनर. अब एक्टिव वर्ड क्यों मैंने यूज किया है ये बात ध्यान दीजिए. एक्टिव लिसनर क्या होता है? जो सुनने में कंटिन्यू इन्वॉल्व्ड होता है, वो सुन रहा है, समझ रहा है आपकी बात. एक होता है पैसिव लिसनर की बस कोई दो जने बात कर रहे हैं और तीसरा सुन रहा है. और एक्टिव लिसनर होता है कि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, राइट? तो जो फर्स्ट पॉइंट है एक्टिव लिसनर के अंदर वो है नो लैक ऑफ फोकस, यानी कि हमारा फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए. आप मुझे कोई बात कह रहे हैं, मेरे हाथ में पेन है, मैं इस पेन को हिला रही हूँ, मैं अपने पैर हिला रही हूँ, मैं इधर उधर देख रही हूँ, तो क्या आपको लगेगा मैं आपकी बात सुन रही हूँ? आपको लगेगा मेरा ध्यान ही नहीं है बात सुनने में. और ऐसा तो बहुत घर में भी बहुत बार होता है, कोई आपको कुछ बोल रहा है, अगर आप छोटे और बड़ा आपको कुछ बोल रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो सामने वाला बड़ा ऑफेंड भी हो जाता है कि नहीं आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, ध्यान से बैठ के सुनिए मेरी बात. तो वो क्या, ऑफेंड नहीं करना है. तो एक्टिव लिसनर बनने के लिए हमेशा फोकस सामने वाले की तरफ रहना चाहिए. इसमें एक आपको मैं एडिशनल वर्केबल पॉइंट जो इसमें देना चाहती हूँ वो ये है, इसे पिवट कहते हैं, यानी हमारा फ्रंट. कभी भी कोई आपसे बात करने आए, मान लीजिए मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं इधर काम कर रही हूँ और मुझसे कोई आप बात करने आए, तो मेरी ड्यूटी क्या है, मैं उस काम को तुरंत छोड़ के अपना सारा ध्यान, अपना जो फ्रंट है वो आपकी तरफ करूंगी और फिर आपसे बात करूंगी. इसे कहते हैं रिस्पेक्ट देना. अगर मैं काम करते हुए आपको बोलूं हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं आप, ठीक है ओके, और फिर अपना काम करने लग जाऊं, तो आपको लगेगा कि मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी. कहीं भी खड़े हो, किसी से भी बात कर रहे हो, इधर उधर देख के बात नहीं करें. अपना जो फ्रंट है वो उनकी तरफ, उनके फ्रंट की तरफ टर्न करके फिर उनसे बात करें. मान लीजिए आप किसी इंपॉर्टेंट काम में भी हैं, तो भी आपको क्या करना है, उनको बोलना है कि 1 मिनट में अपना काम कंप्लीट करके फिर आपसे बात करती हूँ. और काम कंप्लीट करें और फिर वापस उनकी तरफ मुड़ के और उनसे सीधा बात करें. ये एक बहुत, उनको इतना एटिकेट लगेगा, उनको लगेगा कि आप में कितना विवेक है, कितना आप में समझ है कि आप उनको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उनकी इतनी वैल्यू कर रहे हैं. ये छोटी सी आदत है जो हम इनकलकेट कर सकते हैं एज अ लिसनर, और वो सामने वाले को इतना खुश कर देगा कि आपको लगेगा कि नहीं, रिएक्शन में बड़ा डिफरेंस है. तो फर्स्ट है नो लैक ऑफ फोकस. सेकेंड पॉइंट, डोंट लिसन टू स्पीक, लिसन टू अंडरस्टैंड. सिर्फ बोलने के लिए ना सुने, सुनने के लिए सुने. आजकल हम क्या करते हैं, किसी से भी डिस्कशन हो रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, तो हम सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, हम सिर्फ बोलने के लिए, इस बात पे मैं वापस क्या बोलूंगी, इस बात पे मैं वापस क्या बोलूंगी, अच्छा इस बात पे मुझे क्या बोलना चाहिए. हम अपने पॉइंट्स अपने दिमाग में बनाते रहते हैं. उस चक्कर में क्या होता है, हम पूरी तरह उस कॉन्वर्सेशन में इनकलकेट नहीं हो पाते हैं, वो बात उनकी नहीं सुन पाते हैं, और हम सिर्फ बोलने के लिए सुनते हैं. और जब हम समझने के लिए और सुनने के लिए सुनेंगे, तो आपको डिफरेंस पता लगेगा कि नहीं, मैं पूरी तरह से आपकी बात सुनना चाह रही हूँ. उसके बाद जब सामने वाले की बात पूरी हो जाए, तब आप अपनी बात बोले और तब आप अपनी बात रखे, तो ही सामने वाला भी आपकी बात सुनेगा, नहीं तो वो भी आपकी बात नहीं सुनेगा. दोनों सिर्फ बोले जाएंगे और इस बात का कोई मतलब नहीं निकलेगा. तो हमेशा सुनने के लिए सुने. एक इसमें एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट दूंगी. मेरे फादर ने मुझे हमेशा सिखाया था, जो मेरे को काफी हेल्प की ये बात, कि है ना, जब भी 4 जने या 5 जने बैठे हैं और सब जने एक साथ बोल रहे हैं, सब जने कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और आपको ही बोल रहे हैं, तो आप कैसे डिसाइड करें कि मैं किसकी बात पहले सुनूं. होता है कई बार कि हम एक जगह बैठे हैं और ये भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, वो भी हमसे बात करना चाह रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता हम किसकी बात सुने. तो हमेशा एज वाइज जाना चाहिए. जो सबसे बड़े हों उनकी बात सबसे पहले लेनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे धीरे, और बाकी सबको बोले कि 1 मिनट में उनसे बात कर लूं, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी. तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा एज वाइज स्टार्ट करेंगे, तो ये बहुत रिस्पेक्टेबल बात है. जब सब जने बोल रहे हो तो सबसे बड़े को सबसे पहले आपको ध्यान देना है उनकी बातों पे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अग्री टू डिसअग्री. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. कई बार क्या होता है, हम लोग का बहुत डिस्कशन हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, कई बात है जिसपे हम आपस में अग्री नहीं करते हैं, पर एक बात ध्यान रखिए, एक रूल बना लीजिए, वी अग्री टू डिसअग्री. हम मान लेते हैं कि ठीक है, हम इस बात पे डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके. हमें क्यों ऐसा करना है कि नहीं, मैं जो बोल रही हूँ सामने वाला उसी बात को माने, नहीं तो वो गलत है, या वो मेरी बात नहीं मान रहा है तो वो बिल्कुल ही और शी इज रॉन्ग. ऐसा नहीं है.
हम तो जानते हैं जैन धर्म का सबसे मेन जो एक गुण है, एक जो हमारी बात है, एक वो है अनेकांतवाद। यानी कि भगवान ने इतना टाइम पहले बोल दिया हम कि हम अनेकांतवाद में बिलीव करते हैं। हर जने का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है, व्यू हो सकता है, और हो सकता है वो सब सही हो। तो अनेकांतवाद में जब हम बिलीव करते हैं तो हमें ये भी बिलीव करना चाहिए कि अग्री टू डिसएग्री। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू विजेता भाभी फॉर एडिंग दिस अमेजिंग पॉइंट टू इट। दिस हैज गिवन अ रियल मीनिंग टू दिस पॉइंट। और हमेशा कोशिश करें कि जब डिसएग्रीमेंट हो तो सामने वाले को गलत ना समझें, उसकी बात को आप डिसएग्री कर रहे हैं, उस आदमी से डिसएग्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो प्लीज अग्री टू डिसएग्री। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, गुड फीडबैक। नाउ गुड फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो ही नहीं पाता है बिना अच्छे फीडबैक के, और फीडबैक हमेशा लिसनर देता है, स्पीकर नहीं देता है। तो जब लिसनर, एज ए एक्टिव लिसनर, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबडी। आपके मुझे फीडबैक्स मिल रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। मैं, हमारे पास एक अमेजिंग ऑडियंस ऑलरेडी है, पर फिर भी बात तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो गुड फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम महाराज साहब औरों के साथ भी हम जाते हैं एंड उनसे जब बात करते हैं, वो कुछ भी बोल रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? तहत भगवान, तहत भगवान, यानी कि हम आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हमेशा जैसे हम उनको भी जिस तरह से अपन तहत बोलते हैं, वैसे ही कभी भी आप किसी से बात करें तो उनकी बात को आप बताएं कि आपको समझ में आ रही है, और वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक अच्छा फीडबैक देना बहुत जरूरी है। अब अच्छे फीडबैक के साथ एक बात और जरूरी है कि नाम सामने वाले का लेना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि एक नाम बहुत ही इमोशनल चीज होती है, हर नाम अपना बहुत प्राइवेट है, बहुत पर्सनल चीज होती है, बहुत ही टची वो होता है, एक टॉपिक होता है। जब भी आप किसी का नाम लेते हैं तो आप डायरेक्ट उनको पर्सनली टच कर पाते हैं। हम सबको मालूम है, हम कभी प्रमोद मुनीसा के पास जाते हैं और जाते ही वो आपका नाम ले लेते हैं, तो कितना मतलब दिल में इतनी प्रसन्नता होती है, खुशी का अनुभव होता है कि महाराज साहब को याद है हमारा नाम, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हमको। मतलब वो तो उनकी महानता है कि वो इतना हमें बोल पाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस की बात करी हूँ। याद कीजिए उस एक्सपीरियंस को, तो आपको लगेगा कि एक नाम लेने से बहुत बहुत चीजें चेंज हो जाती है। तो लोगों का नाम याद रखिए और उनकी बात आप उनको नाम लेके बोलेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पर्सनल लगेगा और अपनापन लगेगा आपसे बात करके। तो अपना नाम लेने की एक आदत है, वो अपने कम्युनिकेशन में डालिए। आप किसी से बात करें तो उनको बोलिए, अगर आपको किसी को तारीफ करनी है तो उनका नाम लेके कीजिए, उनको और ज्यादा अच्छा लगेगा। So these were my points for active listener. Now the next topic that is coming is both for active listener and effective speaker, and that is body language. And I'll quickly go through some great things you can include in your body language which will help you in a long way. आगे तक आपको ये बातें help करेगी। पहली चीज गुड बॉडी लैंग्वेज की है स्माइल। स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्माइल एक ऐसा गहना है जो आप पहन सकते हैं, कोई भी पहन सकता है, और वो सबसे खूबसूरत लगता है। तो कहीं भी कभी भी किसी से बात कर रहे हो या सुन रहे हो, अपनी स्माइल रखें। स्माइल एक आइस ब्रेकर भी बहुत अच्छा है। जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, आपको नहीं पता किसी से कैसे बात करें, तो आप एक स्माइल कर देंगे तो सामने वाला अपने आप स्माइल करेगा और आप अपना आइस ब्रेक कर सकते हैं। तो इट इज द बेस्ट आइस ब्रेकर ऑल्सो। सो स्माइल करना जरूर सीखें। ये एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज है जो अनकही बॉडी लैंग्वेज है, बरसों से हमारे अंदर है। हमें पता है कि कोई हमें देख के स्माइल कर रहा है, वो अपने लिए अच्छा ही सोच रहा होगा, इसलिए स्माइल करना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, हैंड पोजिशन। अब क्या है, हैंड पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ध्यान दीजिए, दो तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है, क्लोज बॉडी लैंग्वेज, ओपन बॉडी लैंग्वेज। जब हम क्लोज बॉडी लैंग्वेज रखते हैं, यानी कि हाथ इस तरह से रखते हैं, हाथ बंद रखते हैं, तो सामने वाले को एक ऐसा मैसेज जाता है कि हम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, या हम उसका जो आइडिया है वो लेने को तैयार नहीं है। तो हमेशा कोशिश करें, जब आप किसी की बात सुन रहे हैं तो अपने हाथ बंद ना करें, पैर बंद ना करें, या इस तरह से अपने पोस्चर ना रखें। हाथ को खुला रखें और उनकी बात ऐसे थोड़ा सा आगे झुक के, या अगर आपको हाथ भी रखना है तो इस तरह से सुने कि उनको लगे कि आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। तो अपने हाथों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है कि सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि आप बोर हो रहे हैं, या आप सुन नहीं रहे हैं, या आप उनके आइडिया लेना ही नहीं चाहते हैं। उनको लगना चाहिए आप ओपन बॉडी लैंग्वेज वाले हैं, आप नए आइडियाज को ग्रहण करते हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम देखिए, आपने कभी किसी से बात की होगी जो इधर उधर ज्यादा देखते हैं, तो आपको क्या लगता होगा, इनका ध्यान बात पे नहीं है। मैं बड़ों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं महाराज साहब के साथ बात नहीं कर रही हूँ, वहां तो हमें आंखें नीचे ही रखनी चाहिए, पर मैं बात उन जगहों पे कर रही हूँ जहाँ पे कम्युनिकेशन आपस में वन ऑन वन हो रहा है, जहाँ बराबरी का कम्युनिकेशन है, वहां पे डेफिनेटली आपको आंखें इधर उधर, ऐसे जैसे मैं बात करी और मैं उधर देखने लग गई हूँ, इधर देखने लग गई, तो आप लोग को क्या लगेगा, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं इधर उधर देख रही हूँ। आई कांटेक्ट हमेशा परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। आंखें बहुत बातें बयां करती है, और आंखें ये भी बताती है कि हाँ, हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और हम आपकी ही बात में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इन बॉडी लैंग्वेज, नॉड योर हेड। यानी कि अपना जो सिर है, जब आप किसी की बात सुन रहे हैं तो उसको हिलाते रहें। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आप खुद देखेंगे, जब आप बहुत इन्वॉल्व होते हैं ना, तो नेचुरली हम नॉड करने लग जाते हैं। तो ये एक नेचुरल बॉडी रिएक्शन है। तो किसी की बात सुन रहे हो, जब आप, अगर मान लीजिए, सॉरी मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर अगर आपको कभी इंटरेस्ट नहीं भी आ रहा है और आपको उस सिचुएशन से हटना है, तो अगर, लेकिन आपको दिखाना नहीं है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो भी आप ऐसे ऐसे करेंगे तो सामने वाले को लगेगा नहीं, आप उनकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये ट्रिक भी है, बट जेन्युइनली आपको नॉड करके बताना चाहिए कि आप समझ रहे हैं। और जैसे पहले हमने तहत वाली बात की, उसमें भी यही है कि बेसिकली हम नॉड करते हैं, हम समझते हैं बात को, और फिर उस बात को मतलब बोलते हैं, तो सामने वाले को समझ में आता है कि हमें समझ में आ रहा है। तो नॉड करना बहुत जरूरी है, सर को हिलाते रहना, बताना हाँ समझ में आ रहा है। ओके, सो लेट्स गो ऑन टू द स्पेशल नोट्स। एंड इसके बाद हम बात करेंगे आर्ट, एक ऐसे आर्ट की जो बहुत जरूरी है आज के टाइम में अप्लाई करना, अडॉप्ट करना। तो ये 2 पॉइंट्स लास्ट के मेरे सेशन के बचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल नोट से। स्पेशल नोट में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ऑलवेज यूज वर्ड्स लाइक यूर वेलकम, थैंक यू, माई प्लेजर, यूर वेलकम, यस प्लीज। ये कुछ शब्द हैं जो बहुत ही एटिकेट वाले शब्द होते हैं, जो अपनी वोकैबुलरी में हमें ऐड करने हैं। थैंक यू, सॉरी तो है ही, साथ में हर कोई, जैसे आपके किसी ने मैसेज किया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ या कुछ बोलना चाहती हूँ, तो जरूर उनको बोलिए यस प्लीज। तो उससे लगेगा कि आप उनको वो वेलकम कर रहे हैं। ओके या हाँ बोलो, या ऐसा थोड़ा सा ना रूड लगता है। तो हमेशा इन शब्दों को अपने बातों में इनकलकेट करें, तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। सेकेंड पॉइंट, नेवर स्पीक वर्ड्स दैट में पिंच अदर्स। किसी को चुभने वाले या कर्कश शब्द या खराब शब्द ना बोले। और इसमें ध्यान रखिए कि पुरानी बातों को रिपीट करना अवॉइड करें। मान लीजिए किसी से कुछ मिस्टेक पास्ट में हुई है, बार बार उसी मिस्टेक को अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, बहुत दुख पहुंचेगा, बहुत असाता पहुंचेगी, टू बी ऑनेस्ट। तो अपनी पुरानी बातों को, पुरानी मिस्टेक्स को बार बार दोहराए नहीं, पिंच नहीं करें सामने वाले को। कोशिश करें जो बात बोलना चाहते हैं सीधे, मतलब हितकारी भावना से बोले, इधर उधर बातों को घुमा फिरा के हावी होने के लिए ना बोले। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट टॉक व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आउट और इमोशनल। जब हम इमोशनल हो रहे हैं, हमारा मूड बहुत खराब हो रहा है, या हम बहुत एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, तब बात करना अवॉइड करें। इससे क्या होगा, इमोशनैलिटी में आके हम कई बार कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। तो प्लीज टाइम लें, आप सामने वाले को बोल दें कि देखो अभी मेरा मूड खराब है, मुझे आधा घंटा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर मैं तुमसे ढंग से बात करती हूँ वापस। एक ढंग से, एक अगर इस बारे में आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि एक सही तरीका जो बात करने का है वो यही होता है कि आप सामने वाले को सही टाइम पे बात करें। और खुद के लिए भी ये अपनाएं कि जब आपका मूड सही हो, आप अपने सेंसेस में हो, आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं हो, इमोशनल नहीं हो, तब बात करने पे आप बात को ढंग से लॉजिकली कर पाएंगे। तो जब भी इमोशनल हो तो बात ना करें, बात अवॉइड कर दे करना। या गुस्सा बहुत तेज आ रहा हो तब अवॉइड कर दे। जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो तो 10 मिनट का ब्रेक ले लें और फिर अपनी बात बोलें, तो आप शायद थोड़ा समझ के बोल पाएंगे। नहीं तो गुस्से में एक साथ कुछ भी निकलता है तो हमारे मुंह से क्या निकलता है हमें खुद भी पता नहीं होता। और शब्द तो वो बाण है, जो निकल गए तो निकल गए, फिर वापस आ नहीं सकते। इसलिए इन सब चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, whenever you have to give a suggestion, opinion और criticism, वो कैसे दें। अब क्या है, बहुत जरूरी है, जैसे कि भाग्य प्रभा जी महाराज साहब ने फरमाया था, इसकी एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक बताई है, सैंडविच टेक्निक। यानी कि पहले ब्रेड लें, फिर मसाला लें
और फिर ब्रेड ले। मसाला यानी कि जो बात हमको बोलनी है, शायद थोड़ी क्रिटिसिज्म वाली बात है, थोड़ी कम अच्छी बात है, वो हमारा मसाला है। और जैसे अगर आप किसी को मसाला डायरेक्टली दे देंगे तो उनको मिर्ची तो लगेगी ही, तो हमें डायरेक्ट मसाला नहीं देना है। हमें सबसे पहले एक अप्रिसिएशन उनको देना है, अच्छी बात से स्टार्ट करना है कि तुम तो बहुत समझदार हो, तुम अच्छे हो, तुम बातों को ढंग से समझ पाते हो। फिर धीरे से अपनी बात उसमें स्लिप करनी है। आपको जो भी सजेस्ट करना है, ओपिनियन देनी है, क्रिटिसाइज करना है, हल्के से उसको रखिए बीच में और फिर वापस उस बात को दबाइए कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस बात पे जरूर अमल करोगे क्योंकि तुम बहुत समझदार हो। और उस बात को ऐसे ढक के और कंप्लीट करके सैंडविच उनको दीजिए ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे, सामने वाले को लगे ही नहीं कि आपने उनको कुछ ऐसा कहा कि उनको कुछ बुरा मानना चाहिए। तो हमेशा इस अपनी चीज को अपनाएं और वो तब हो सकता है जब आप अपनी बात को स्ट्रक्चर करेंगे। पहले सोचें कि मैं क्या बोलूंगी। डायरेक्ट अगर आपने बोल दिया या स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया तो हर किसी की इतनी कैपेसिटी होती नहीं है कि वो आपकी बातों को डायरेक्टली ले पाए। कुछ बहुत वाइज सोल्स और जो बहुत इवॉल्व सोल्स होते हैं वो किसी की बात को इजीली ले लेते हैं, पर हर जना ऐसा नहीं होता। तो हमें हर जने के हिसाब से अपनी बात को चेंज करना चाहिए। नाउ एक बड़ी फनी एनेक्डोट याद आता है। सामने वाले की परिस्थिति समझना कितना जरूरी है कि आप जो भी सजेशन दे रहे हैं सामने वाले की परिस्थिति समझ के दीजिए। एक पुराना किस्सा है कि एक अपार्टमेंट में एक बूढ़े अंकल आंटी थे और उन दोनों में बहुत प्रेम था। जब अंकल खाना खाते थे तो आंटी पंखा करती थी, आंटी खाना खाती थी तो अंकल पंखा कर देते थे। तो बड़ा जो देखने वाले थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो वो गए उनके पास एक सलाह देने कि चलिए आप ये बताइए कि आप में इतना प्यार है तो एक सजेशन मैं देना चाहता हूँ, इतना ही प्यार है तो आप लोग एक थाली में क्यों नहीं खा लेते। तो अंकल ने बड़े हंस के प्यार से जवाब दिया कि बेटा आपकी बात तो बहुत नेक है पर क्या करे दांतों का जोड़ा एक है। तो सामने वाले की परिस्थितियों को समझ के सजेशन देना बहुत जरूरी है। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि आप जिसको भी बोल रहे हैं समझिए कि वो उसके पीछे की परिस्थिति क्या है। आधी बातें तो शायद हमें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 2 पॉइंट और बचे हैं इसमें स्पेशल नोट्स में। एकांत में क्रिटिसाइज करें। सबके सामने अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे तो आपकी बात जिस तरह से बोलनी चाहिए, लगनी चाहिए, वो नहीं लगेगी। अगर आपको मुझे भी कुछ कहना है कि खुशबू तुम इस तरह से अगर बोलती तो ज्यादा अच्छा लगता, या कुछ भी अगर आपको बोलना है तो आप डेफिनेटली मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए तो मुझे ज्यादा बेटर लगेगा। अगर आप सबके सामने बोलेंगे तो शायद वो बात का इतना इफेक्ट नहीं होगा जो होना चाहिए। मेरी बात नहीं है, किसी की भी बात है, किसी को भी क्रिटिसाइज अगर आपको करना है तो अच्छा वक्त देख के कीजिए, अलग से कीजिए और सैंडविच टेक्निक अपनाइए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी परिस्थिति में अपने बात को थोपने की कोशिश ना करें। मतलब किसी भी परिस्थिति में थोपे नहीं अपनी बात को दूसरे पे कि नहीं तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। इससे क्या होगा, अगर आप अपनी बात थोपने लग जाएंगे तो सामने वाले आपसे कतराएंगे और आपसे दूर ही रहना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी जना जो बात थोपता है उसके ज्यादा करीब नहीं रह सकता, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो। अगर आप अपनी बात ज्यादा उन पे थोपेंगे तो वो आपके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। वो ये चाहेंगे कि नहीं कैसे भी चलो अवॉइड कर दें इस सिचुएशन को, क्योंकि पता है कि मम्मी अगर बोलेगी तो वो बोलेगी यही करना पड़ेगा तुमको। तो आजकल क्या सबका फ्री विल होता है, आप समझा सकते हो लेकिन अपनी बात थोप नहीं सकते हो। जब भगवान हम हर जगह पढ़ते हैं, शास्त्रों में भी पढ़ते हैं कि भगवान ने भी हर जने को एक ही बात कही है, आहा सुहम देवाणु पिया, यानी तुमको जैसा सुख हो वैसा करो। अपनी बात उन्होंने बोल दी लेकिन उसके बाद आप पे छोड़ दिया कि तुम्हें जैसा सुख हो फिर वैसा करो। वो भी अपनी बात नहीं थोपते, जबकि वो तो बिल्कुल सही है, उनकी हर बात सही है, तो भी उन्होंने नहीं थोपा। तो हमें भी समझना चाहिए कि हमें थोपना नहीं है, हमें बात करनी है, हमें कम्युनिकेशन करना है, समझना है और समझाना है, थोपना नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आर्ट ऑफ अप्रिसिएशन। अब मैं जिस कला की बात कर रही थी वो कला है अप्रिसिएशन की, तारीफ करने की कला है। और ये आर्ट ऑफ अप्रिसिएशन क्यों इतना अच्छा है और क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि हम सच बोलते हुए, यानी कि सच बोलते हुए हम पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा अप्रिसिएशन करना जरूरी है। आर्ट ऑफ अप्रिसिएशन का सबसे पहला मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। हम अगेन शास्त्रों में जाएंगे वापस कि आपको मालूम है भगवान महावीर स्वामी ने अपने संतों को, जो उनके उस टाइम संत थे, उनको बुला करके 5 या 6 बार ऐसा इंस्टेंस हमारे पढ़ने में आया है कि श्रावकों की तारीफ उन्होंने अपने
संतों को करी है। आप समझ सकते हैं, भगवान महावीर स्वामी ने तारीफ की है श्रावकों की कुछ इंस्टेंसेस में। तो जब भगवान महावीर स्वामी तारीफ कर सकते हैं, वो तो कौन है और किन को कर रहे हैं, मतलब संतों को तारीफ कर रहे हैं। तो मतलब कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तारीफ करने में ये मत सोचिए कि मैं छोटों की तारीफ नहीं कर सकती या छोटों से नहीं सीख सकती। कितना भी कोई बड़ा हो, कितना भी कोई छोटा हो, ये बात ध्यान रखिए, हमेशा हम किसी की भी तारीफ कर सकते हैं जिसमें तारीफ की बात हो। और कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। मैंने कई बार नोट किया है, लोग आजकल अप्रिशिएट करने में कतराते हैं। आपने कितना भी अच्छा ड्रेस पहना हुआ होगा, कितनी भी आपने अच्छी कोई बात की होगी, पर कोई जल्दी से बोलता नहीं है कि नहीं नहीं तुमने बहुत अच्छा किया। सब अपने में इतना खुश है। पहले तो क्या कम था, तो कम में क्या होता था, सब एक दूसरे की चीजें देखते थे। अब सबके पास इतना है, सब एक मटीरियलिस्टिक बात भी कर रही हूँ कि सबके पास इतना है, सब अपने में ही फूले नहीं समाते, सब अपनी ही चीजों को इतना परफेक्ट मानते हैं कि दूसरों को कुछ बोलना उनको लगता है कि जरूरत ही नहीं है, मतलब कि हमारे को उन्होंने की क्या तारीफ जो हम उनकी करें। तो ये थॉट हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो तारीफ करता है वो बिल्कुल ये बात बताता है कि वो कितना कॉन्फिडेंट है खुद के बारे में। जो तारीफ कर सकता है ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, उसमें किसी भी तरह का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता और ना ही कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इसीलिए आदत डालें, कोशिश करें, तारीफ को अपनी बातों में इनकलकेट करें, क्योंकि आप बहुत जल्दी किसी को अपना बना सकते हैं किसी की जेन्युइन तारीफ करके। अब चलिए जल्दी से, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और अपन पॉइंट्स में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आर्ट ऑफ अप्रिसिएशन का, बी स्पेसिफिक, यानी कि हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा हम तारीफ किस चीज की कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, बात कुछ और हो रही होती है और बात कुछ और ही होती है तारीफ करने की, लेकिन हम किसी और चीज की तारीफ कर देते हैं। मान लीजिए कोई एक वर्किंग माहौल है और कोई बात करने लग जाता है, कोई सेमिनार दे रहा है, तो आपने सेमिनार खत्म होने के बाद उनको बोल दिया कि नहीं आज तुम बोलते हुए बड़ी अच्छी लग रही थी यार, तुमने कपड़े बहुत अच्छे पहने थे। तो क्या होगा कि उन्होंने मेहनत तो सेमिनार के लिए की है, और आप बोलना उसके लिए भी चाहिए। अगर आप बोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड पुट फॉरवर्ड योर वर्ड कि नहीं आप अच्छे भी लग रहे थे, पर प्लीज पहले स्पेसिफिक रहिए कि आपको तारीफ किस चीज की करनी है। कहीं आप उनको छोटा तो नहीं दिखा रहे यार, कपड़ों की बात करके कहीं आप उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और टैलेंट को तो छोटा नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान दीजिए। तो हमेशा तारीफ करने से पहले सोचे कि मुझे किस चीज की तारीफ करनी है। सेकेंड पॉइंट, बी पेशेंट, यानी कि तारीफ करिए लेकिन हमेशा पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं हो कि आप जल्दी से टू कम ऑन द पॉइंट एंड टू से इट, आप जल्दी से कोशिश करें कि नहीं मैं जल्दी से उनको कुछ अच्छा बोल दूं। नहीं, बी पेशेंट, लेट द राइट टाइम कम। जब सही फ्लो में आ रहा हो तब बात करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और जेन्युइन लगेगा। तो हमेशा पेशेंस रखिए बिफोर यू स्पीक। उनको खत्म करने दीजिए अपनी बात, फिर आपकी बात सोच समझ के उनको अप्रिशिएट कीजिए और बोलिए, तो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा आपका अप्रिसिएशन। थर्ड पॉइंट, बी जेन्युइन। नाउ जेन्युइनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं हर किसी में गुण होते हैं, हर जने में आज हम जितने भी जने हैं हम सब में, हर जने में कुछ ना कुछ गुण तो है ही। अब हमें ये देखना है कि हम सामने वाले की जेन्युइन तारीफ करें, जो उसका रियल गुण है हम उसकी तारीफ करें, हम इधर उधर की या गलत चीज की तारीफ ना करें। अब आपको पता है कि किसी ने कुछ बहुत ज्यादा कुछ गलत कर लिया, मान लीजिए मेकअप की बात करती हूँ, किसी ने बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया और आप जाके उनको यही कह रहे हैं, उनको भी पता है कि थोड़ा ऑड हो गया है और आप कह रहे हैं नहीं नहीं आज तो तुमने काफी मेकअप कर लिया ऐसा, तो सामने वाले को बड़ा अजीब लगेगा कि नहीं आप हमें क्या मतलब गलत बोलना चाह रहे हैं। तो आपकी तारीफ क्या है, उल्टे वे में ली जाएगी। पर बोलिए उस चीज के लिए जो जेन्युइन नॉर्मल लगे। जेन्युइनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा जेन्युइन चीजों पे कीजिए जो आपको रियली में लगती है कि नहीं ये तारीफ के काबिल है बात। नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन थिंग्स दे कैन कंट्रोल। ये मेरी पॉइंट इस पूरे आर्ट ऑफ अप्रिसिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। हमेशा उन चीजों पे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए जो सामने वाला कंट्रोल कर सकता है या उसने डेवलप किया है, मेहनत करके उसने वो क्वालिटी अपने अंदर लाए हैं। हम ज्यादातर क्या है उन चीजों पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं दिखने पे, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं या ये अच्छा है, तो वो क्या वो उनके हाथ में नहीं है। अगर आपको रियली में कॉम्प्लीमेंट करना है ना किसी को, तो उनके गुणों पे कॉम्प्लीमेंट कीजिए। यानी कि आप बोल सकते हैं कि आपकी धर्म की जागृति बहुत अच्छी है, कि आप में विवेक बहुत अच्छा है, आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, या आप कितने हंसमुख हैं। तो ये सारी बातें क्या ये उन्होंने अक्वायर की है, वो उनके कंट्रोल में है और ये मेहनत से उन्होंने डेवलप की है। तो इस चीज पे जब आप
तारीफ करेंगे तो सामने वाले को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, बजाय कि सिर्फ लुक्स और इन सब पे जब हम तारीफ करते हैं तो बहुत ही नॉर्मल लगता है, ऐसा नहीं लगता कि आप रियली में उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट पर्सनैलिटी को कीजिए, कॉम्प्लीमेंट उनके अंदर के गुणों को कीजिए। सिर्फ बाहरी चीजों को कॉम्प्लीमेंट करना इज लाइक मतलब जैसे बोलते हैं ना, भारी चीजों के लिए बुराई भी नहीं करनी चाहिए, तो भारी चीजों को कॉम्प्लीमेंट करना तो एक नॉर्मल बात हो जाती है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द होल सेशन, डोंट मेक इट अबाउट यू। यानी कि सारी बात अपने आसपास मत कीजिए, अपने से मिलाकर मत कीजिए। अगर आपको किसी को बोलना है कि तुमने बहुत अच्छा बोला, तो ये बोलिए कि तुमने बहुत अच्छा बोला, ये मत बोलिए कि तुमने बहुत अच्छा बोला, मैं तो इतना अच्छा बोल ही नहीं पाती, मेरे से तो बोला ही नहीं जाता, मुझे तो इतनी शर्म आती है बोलने में, या तुम पता नहीं कैसे इतना अच्छा खाना बना लेती हो, मुझे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है खाना बनाने में। तो क्या होता है, कई बार हम खुद से कंपेयर करके सामने वाले को छोटा कर देते हैं। अगर आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो प्लीज सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट करके ही छोड़ दीजिए, अपने से मत कंपेयर कीजिए, क्योंकि कंपेरिजन जहाँ आ जाते हैं वहां पे भी नेगेटिविटी आ जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई कैन सी फ्यू पीपल आर रेजिंग हैंड, बट एक लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी, इस पूरे सेशन का सिर्फ यही गोल था कि अच्छी बॉडी लैंग्वेज करके, अच्छे शब्दों का चयन करके, अच्छी टोन के साथ, अच्छी तरीके से बात रखकर जब हम बात बोलते हैं, हमारी बात सामने वाले को समझ आती है, हमारे बोलने का मकसद क्लियर हो जाता है, और हम 100% सक्सेसफुल होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। सो आई विश ऑल ऑफ यू कैन टेक अवे फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम दिस सेमिनार एंड यूज इट इन योर एवरीडे लाइफ।